नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंगाटिया और एमकेएच की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 18 करने वाले हैं, जिसका नाम है टोपी, जो कि एक कहानी है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपकी इस कहानी को। एक थी गवरैया यानी कि एक गौरैया, और एक था गवरा यानी नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने, और झुटपटा होते ही खोते में आ घुसते। थकान मिटते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते, यानी जो अपनी कहानी है वो सुनाते। एक शाम गवरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते, कितना फबता है उन पर कपड़ा। खाक फबता है, गवरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुक गए हो, गवरैया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है, गवरा बोला। अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं, गवरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी ताकत भी जाती रही है, और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाली की औकात का पता चल जाता है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह नीरा पोंगापन है। गवरा बोला, आदमी तो लिबास से फक्त लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से, गवरा बोला। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों की टाट उलट जाती है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे, फिर इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाह वहीं राह, तो मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे, गवरे ने चिहा कर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ताउम्र ये रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, दुनिया भैया इस रोही के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है नहीं, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई धनवाने। उज्र न करो भैया, गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मंजूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मंजूरी तो उसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया।
घर चों उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे, इसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इससे उत्साहित गवरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर झुकी हुई थी, उसके बदन पर धज्जी हो चुका एक धूसा डाल रहा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरैया अचरज से बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे आंख भर देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन? खट मरे बर्धा, बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लंगुए भंगुए भी तो बहुत है, इसी में उनका भी काम होता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकुल मुआवजा देंगे। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मंजूरी पर काम न करना मूर्खता होती। तन करके उसकी तकली चरखी ताता थया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया, इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के करिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया, गवरैया ने साहस संजोकर कहा। हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे, आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया, इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला, देखते नहीं, राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी के माथे का पसीना पहुँचते हुए ठंडी आह भरी। दर्जी ने माथे का पसीना पहुँचते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैये बेगार में कुछ करवाते नहीं। गवरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मंजूरी पर कौन मुंजी तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में न रही। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फूंदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा? टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुल्स ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। आगे पढ़ते हैं। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गवरैया कंगूरे पर से चिल्लाई, मेरी सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फुंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रट्टे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली।
देख रही फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फूदने। गवरैया ने अब दूसरे ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फूदने, राजा की टोपी में फूदने नहीं। राजा को बेहद हेठी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पंख ने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने झट में टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिद राजा की आवाज़ निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग की मानिद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानिद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज। जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की और हाफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। खम्मा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार। दुनिया ने जमीन पर लेटकर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। अभय दान दे तो बोलूं सरकार। दुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ महाराज। इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है, मैं कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी यह आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। इतना धन घट गया लगता है, इनका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगोरे की और हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। तो देखिए किस तरह की मजेदार ये कहानी थी, टोपी। अब इसके प्रश्नोत्तर हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, गवरैया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो गवरैया और गवरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई। गवरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में थी और गवरा विपक्ष में। गवरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि
गवरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। इसी बहस के दौरान गवरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन घुरे पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। अगला प्रश्न है, टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखो। तो आपको पता है कि टोपी बनवाने के लिए गवरैया दुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। 4 लोगों के पास गई। दुनिया के पास रुई धुनवाकर वह उसे कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया। कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उसने बुनकर से कपड़ा बनवा लिया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गवरैया की टोपी सिल दी। तो इस तरह से उसकी टोपी का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उनके सेवकों के कपड़े सिलता था जो उसे बेगार करवाते थे, लेकिन गवरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया था, इसलिए उसने उसकी टोपी पर 5 फुंदने जड़ दिए। अगला प्रश्न है, गवरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आप लिखेंगे कि सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहा भी गया कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। उत्साह से ही हमारे मन में किसी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में पूर्णतः सफलता नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। तो आपको पता है, आप उत्तर इसका किस तरह से लिखेंगे कि टोपी पहनकर गवरैया राजा को दिखाने पहुंची, जबकि उसकी बहस गवरा से हुई और वह गवरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन भी चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची क्योंकि गवरा ने बहस के दौरान कहा था कि टोपी मात्र राजा ही पहनता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। अगला प्रश्न है, यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता? यदि राजा के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते तब गवरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और सर्वप्रथम वे राजा का काम करते क्योंकि उनका काम ज़्यादा था। अगला प्रश्न है, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम क्यों किया? क्योंकि चारों ने राजा का काम रोककर गवरैया का काम किया क्योंकि उन लोगों को काम की वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वे सब खुश थे। तो ये थी आपकी कहानी और आपके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुए। और इसी के साथ आपको ये जानकर बहुत ही हर्ष हो रहा होगा कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ है। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा पाठ्यक्रम भी संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ धन्यवाद।